नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कोरोना को लेकर इस वक्त एक राहत भरी खबर आ रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 18,795 नए केस सामने आए हैं। पिछले 200 दिनों में पहली बार 20,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 179 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 लोग ठीक हुए हैं। तो कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 18,795 नए केस सामने आए। 6 महीने में पहली बार 20,000 से कम केस यहां पर सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। रोज का जो आंकड़ा सामने आता है उस आंकड़े में यहां पर कमी देखी गई है। विनीत कुमार बातचीत करने के लिए अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनीत, पिछले 6 महीने के अगर आंकड़ों को देखें तो आज का आंकड़ा काफी कम हुआ है और अगर इसी तरह की रफ्तार रही तो जाहिर तौर पर जल्द ही हम कोरोना को हरा देंगे। जी निश्चित तौर पर अंकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर राहत देने वाले हैं, न सिर्फ लोगों के लिए ही बल्कि देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और दुनिया के लिए। लेकिन एक बात जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि पहली बार 201 दिन के बाद 20,000 से कम का आंकड़ा आया है। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा जो है वो राहत देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसको लेकर के जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो काफी प्रखरता के साथ चलाया जा रहा है, काफी एग्रेसिव होकर के सरकार जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है और उसी के परिणाम से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि जब हमने स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य सचिव से बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि निश्चित तौर पर ये आंकड़े जो है वो सुकून देते हैं। लेकिन जो है फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन में जिस तरह से चाहे अगर हम बात करें कि जो विभिन्न फेस्टिवल्स में आते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, वो गैदरिंग ना हो तो इन आंकड़ों को हम और भी कम देख सकते हैं। बिल्कुल विनीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। विनीत हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। हमीरपुर में बीजेपी के मंत्री के एस्कॉर्ट में लगे 2 सिपाहियों के बीच मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, राइफल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि शराब के नशे में सिपाही देवेंद्र यादव ने दूसरे सिपाही के साथ मारपीट की थी। हंगामा देख मंत्री ने खुद झगड़े को शांत कराया। इस बीच एसपी ने सिपाही को निलंबित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का है। उधर आरोपी सिपाही ने शराब के नशे में होने से इंकार करते हुए दूसरे सिपाही पर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। बदतमीजी करके मुझे मारा, मेरी राइफल छीन ली और मोबाइल भी छीन लिया। किस वजह से मारा? कोई गलती नहीं थी। आप लोग देखिए शाम में वहाँ, हाँ, अगर मैं पी हूँ मेरी डांटी करा लो, अगर मैं गलत हूँ। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। एक राइफल इसने मुझको मारा। किनके हमराई हैं आप? जी, यहाँ मैं मंत्री जी के स्कोर में आया। सर्किट हाउस के पास स्कोर ड्यूटी में लगे सिपाही द्वारा भद्रता की गई तथा अपने साथी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में तत्काल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई तथा उक्त दोषी पुलिस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मारपीट की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से वहां पर एस्कॉर्ट में शामिल सिपाहियों में आपस में मारपीट हुई। नशे में धुत होकर मारपीट का ये आरोप लग रहा है। हमीरपुर की ये तस्वीरें पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर, यहाँ पर ये मारपीट हुई है। एसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई के भी आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। फिर मार देगा अभी हमको। इसमें क्या है? तुमने वो तो निकाले नहीं है मैगजीन, अब क्या लोगे इसमें? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। प्रियंका संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्य में 100 विधानसभाओं पर टारगेट कर चुनाव लड़ेगी और 100 सीटों पर कांग्रेस वार रूम बनाने की तय प्रक्रिया चल रही है।
प्रियंका कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगी। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रियंका है, आज दूसरा दिन है। पार्टी से नाराज नेताओं से भी आज उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में संगठन के अंदर उपजे पार्टी से नाराज नेताओं के गिले शिकवे दूर करेंगी। ये तो उनके लिए चुनौतियां हैं कि आखिर वो सबको एक साथ लेकर के कैसे आगे चलती है। उत्तर प्रदेश में खोया जनाधार वापस पाना भी चुनौती है। चुनाव के दौरान एकजुटता बनाए रखना, संगठन के अंदर उपजे असंतोष को, और उत्तर प्रदेश में कितनी कमजोर है कांग्रेस पार्टी, ये हम आपको आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान, गोरखपुर में आम लोगों से मिलेंगे स्वतंत्र देव। बीजेपी के मिशन 2022 को धार देंगे, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक को भी संबोधित करेंगे। 12 बजे कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शबाब, बताइए प्रियंका का क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नई धार देने के लिए 2022 में तैयार कर रही है प्रियंका? और देखिए, प्रियंका गांधी के दौरों को इस बात से भी बहुत गंभीरता समझा जा सकता है अनुपम, कि 2 हफ्तों के भीतर प्रियंका गांधी दूसरी बार लखनऊ में हैं। कल सुबह वो राजधानी लखनऊ में पहुंची थी, उसके बाद कल वो कॉल हाउस में रुकी थी, जहां पर तमाम उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। आज भी उनका मुलाकात का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद, यानी कि सेकेंड हाफ में, प्रियंका गांधी पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगी और यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। फिलहाल अभी वो कॉल हाउस में ही हैं, जहां पर वो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस के लिए स्थितियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जो है डगमगाई हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। बिल्कुल शबाब, पार्टी कार्यालय की तस्वीरें भी हमें दिखाइए और साथ ही साथ जरा ये भी बताइए कि आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी सेकेंड हाफ में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी और पार्टी कार्यालय पर उनके पहुंचने से पहले जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की चहलकदमियां हैं वो थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय पर अभी इतनी सुबह कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ गिने चुने ही कार्यकर्ता यहां पर अभी हैं, लेकिन रामगोपाल भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। शबाब, रोकेंगे आपको इस वक्त यहां पर रामगोपाल गोरखपुर से। रामगोपाल, बीजेपी का जनसंपर्क अभियान है, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको और कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? बिल्कुल अनुपम, मिशन 2022 को धार देने के लिए कल जहां सुनील बंसल और पाठक मौजूद थे, तो वहीं आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कालीबाड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है गोरखपुर का, और इसी कालीबाड़ी मंदिर में वो ऊपरी तल पे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहीं से निकलने के बाद स्वतंत्र देव सिंह जो है जनसंपर्क अभियान करेंगे और जो है यहाँ पे पत्रक बांटेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार के जो काम कराए गए हैं उनके पत्रक बांटेंगे। कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करें। सत्येंद्र जी, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है? देखिए, जो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चल रहा संपर्क अभियान, इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको को लेकर के घर घर कार्यकर्ता 26 तारीख से जा रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन गोरखपुर में हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसी जो गीतानगर मंडल है, इसी में जनसंपर्क करेंगे। यानी कि और दोपहर में जो कुशीनगर का कार्यक्रम है वो किस तरीके का कार्यक्रम है? समापन प्रदेश कार्य समिति चल रही है एसटी मोर्चा का, उस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में जाएंगे। समापन कार्यक्रम में शाम को भी बिल्कुल रामगोपाल, आगे भी हम आपके पास आएंगे। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, डीएम गौतम बुद्ध नगर हाईकोर्ट में तलब किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को तलब किया है। आदेश पर अमल न होने पर तलब किया गया है, वसूली के आदेश पर कार्रवाई क्यों नहीं? रेरा अथॉरिटी ने दिए थे वसूली के आदेश, 2.5 साल पहले दिए गए थे आदेश। 4 अक्टूबर को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया गया है। डीएम गौतम बुद्ध नगर हाईकोर्ट में तलब किया गया है। रेरा अथॉरिटी ने 2.5 साल पहले यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। आगरा में 2 ट्रकों में आग लगी है। ओवरटेक करते वक्त टकराने से आग लगी है। दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं, सामान भी जला है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। थाना मलपुरा इलाके में यह हादसा हुआ है।
आगरा से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ओवरटेक करते वक्त टकराने से आग लगी है। दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं, सामान भी वहां पर जला है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। लखनऊ में मॉडलिंग के नाम पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गोमती नगर पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक महिला से लखनऊ से वाराणसी ले जाकर एड फिल्म के बहाने आपत्तिजनक फोटो शूट किया गया और इसे सोशल मीडिया, टेलीग्राम समेत अन्य सोशल साइट्स पर अपलोड किया गया और वीडियो हटाने के एवज में उससे 2 लाख रुपए मांगे गए। तो लखनऊ से यहां पर यह बड़ी खबर, ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला और 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त है। मिहिर भोज की प्रतिमा से जुड़ी बड़ी खबर। प्रतिमा के शिलान्यास पर दिखने लगा गुर्जर शब्द। पहले गुर्जर शब्द छुप गया था। गुर्जर महापंचायत के बाद यहां पर यह फैसला लिया गया है। गंगाजल से मूर्ति को पवित्र किया गया। दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में प्रतिमा लगी है, जहां पर गुर्जर शब्द अब दिखाई दे रहा है। पहले यह गुर्जर शब्द छुप गया था। और बातचीत करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बड़ा विवाद था गुर्जर शब्द को लेकर के, अब कैसे ये यहां पर लिखा गया, किसने लिखा, और क्योंकि इसकी प्रतिमा का उद्घाटन भी हो चुका है, अनावरण भी हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये विवाद तब से है जब मूर्ति को लगाया गया। 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। उसी दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और उनका कहना था कि जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो उनके हैं। और इस दौरान जब सीएम आए उससे पहले एक वर्ग ने जो गुर्जर शब्द है उस पर कालिक पोत दी थी, जिससे गुर्जर समुदाय में काफी रोष था। उसके बाद महापंचायत का ऐलान किया गया। कई तरीके के आरोप लगाए गए। जो वहां के एमएलए हैं दादरी के तेजपाल नागर, उन पर भी कई आरोप लगे, जिससे गुर्जर समुदाय खासा तौर पर नाराज था। और उसके बाद महापंचायत का ऐलान किया गया। महापंचायत के दौरान भी भारी सुरक्षा में मूर्ति को रखा गया। पूरे दादरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन महापंचायत हुई, हजारों की संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग को। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। वायरल का कहर बरपा हुआ है। बाल रोग विभाग में 255 बच्चे भर्ती हैं। अचानक बढ़े बीमार बच्चों की संख्या। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इलाज के लिए 3 नए वार्ड बनाए गए हैं। 24 घंटे में वायरल फीवर से 2 बच्चों की मौत हुई है। बाल रोग विभाग में 255 बच्चे भर्ती हैं। अचानक बढ़े बीमार बच्चों की संख्या जो है अचानक बढ़ गई है कानपुर में। लखनऊ में मानसिक रूप से कमजोर महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक 8 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोप के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बहला फुसलाकर उसे ऑटो में बिठाया और बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म का विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। महिला 23 सितंबर की शाम से घर से गायब थी। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने खबर को संज्ञान में लेते हुए वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोनों की बरामदगी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। बता दें कि प्रेमी युगल ने धर्म की बंदिशों को तोड़कर शादी कर ली। अब महिला ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके पति के परिजनों को परेशान न किया जाए। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का है। दरअसल इस मामले में लड़की के पिता ने गौरी बाजार थाने में युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज करा रखा है। इसके बाद लगातार लड़के को हासिल करने के लिए दबाव बना रही थी। इस बीच प्रेमी युगल का एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें लड़की बार बार कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों बालिग हैं, इसलिए उसके पति के परिवार वालों को परेशान न किया जाए। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा शर्मा की शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी।
उन्हें तभी हाथ से मेला ढोने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनके परिवार की पीढ़ियों से कमाने का एकमात्र साधन था। 2003 में उषा की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब वो समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विदेश्वर पाठक से मिली। इन्हें उषा सहित सैकड़ों महिलाओं की मदद करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मेला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ। तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मेला ढोने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मेला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी, तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, तो कि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था जब हम मेला ढोने का काम करते थे। तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, सुलभ में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे, लेकिन इसको खरीदेगा कौन। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्होंने घर में शौचालय साफ करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं, इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीज़ों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं।